हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको पिटबुल डॉग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पिटबुल पिटबुल कई प्रकार के कुत्तों के लिए एक छत्र शब्द है, जिसके बारे में माना जाता है कि वे बुल और टेरियर से उत्पन्न हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शब्द में आमतौर पर अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर, अमेरिकन वुली स्टेफोर्डशायर वुल टेरियर और कभी-कभी अमेरिकन बुलडॉग के साथ साथ किसी भी क्रॉस ब्रेड कुत्ते को शामिल किया जाता है, जो इन नस्लों के साथ कुछ शारीरिक विशेषताओं को साझा करता है। यूनाइटेड किंगडम सहित अन्य देशों में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से अमेरिकन पिटबुल टेरियर नस्ल के संक्षिप्त रूप में किया जाता है, जबकि स्टैफोर्डशायर वुल टेरियर को पिटबुल नहीं माना जाता है। अधिकांश पिटबुल प्रकार के कुत्ते ब्रिटिश वुल और टेरियर से उत्पन्न हुए हैं, जो 19वीं सदी का कुत्ता लड़ाकू प्रकार है, जो ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग और ओल्ड इंग्लिश टेरियर के बीच क्रॉस से विकसित हुआ। पिटबुल प्रकार के कुत्तों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालतू जानवरों के रूप में एक विवादास्पद प्रतिष्ठा है। कुत्तों की लड़ाई में उनके इतिहास के कारण दशकों से मीडिया में प्रलेखित हाई प्रोफाइल हमलों की संख्या और कार्टेस में उनके लपकने की प्रवृत्ति प्रकार के समर्थकों की विनियमन के अधिवक्ताओं ने इस बात पर अत्यधिक विवादास्पद प्रकृति बनाम पोषण बहस में भाग लिया है कि क्या पिटबुल में आक्रामक प्रवृत्ति को उचित रूप से मालिकों की कुत्ते को संभालने की खराब देखभाल और योग्यता या लड़ाई के उद्देश्यों के लिए उनके प्रजनन के कारण निहित गुणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पिटबुल के बचाव में कई वकालत संगठन बनाए गए हैं, जिसका नेतृत्व आमतौर पर पिटबुल मालिकों द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ अध्ययनों ने तर्क दिया है कि यह प्रकार अनुपातहीन रूप से खतरनाक नहीं है। कुछ बीमा कंपनियां पिटबुल और रोटवीलर और वुल्फ हाइब्रिड के साथ को कवर नहीं करेगी, क्योंकि ये विशेष कुत्ते काटने की घटनाओं की अनुपातहीन दर का कारण बनते हैं। कुत्ते के काटने की गंभीरता कुत्ते की नस्ल के अनुसार अलग अलग होती है, और अध्ययनों में पाया गया है कि पिटबुल प्रकार के कुत्तों में अन्य गैर पिटबुल प्रकार के कुत्तों की तुलना में काटने की रिपोर्ट की गई दर और गंभीर चोटों की दर दोनों अधिक है। पिटबुल प्रकार के कुत्तों का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉग फाइटिंग के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, एक ऐसी प्रथा जो गैर कानूनी होने के बावजूद जारी है। कई राष्ट्र और अधिकार क्षेत्र नस्ल विशिष्ट कानून के माध्यम से पिटबुल प्रकार के कुत्तों के स्वामित्व को प्रतिबंधित करते हैं। एक प्रो पिटबुल लॉबी मौजूद है, जो पिटबुल को पारिवारिक पालतू जानवरों के रूप में बढ़ावा देने, प्रो पिटबुल शोधकर्ताओं को वित्त पोषित करने और उनके स्वामित्व को विनियमित करने वाले कानूनों का विरोध करने के लिए सालाना लाखों डॉलर खर्च करती है। पिटबुल का इतिहास। इस शब्द का प्रयोग कम से कम 20वीं सदी की शुरुआत से किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सभी कुत्ते जिन्हें अब पिटबुल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ब्रिटिश वुल एंड टेरियर के वंशज हैं, जिन्हें पहली बार 1870 के दशक में उत्तरी अमेरिका में आयात किया गया था।
बुल एंड टेरियर कुत्ते की एक नस्ल थी जिसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कुत्ते की लड़ाई और चूहे मारने के खूनी खेल के लिए यूनाइटेड किंगडम में विकसित किया गया था। इसे क्रूर, मोटी मांसपेशियों वाले ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग को फुर्तीले ब्लैक एंड टैन टेरियर के साथ पार करके बनाया गया था। आक्रामक ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग जिसे भालू और बैल को मारने के लिए पाला गया था, अक्सर संगठित कुत्ते की लड़ाई में अपनी ही प्रजाति के खिलाफ खड़ा किया जाता था। एक हल्का, तेज, अधिक चुस्त कुत्ता पैदा करने के लिए जिसमें बुलडॉग का सहारा और दृढ़ता बनी रहे, स्थानीय टेरियर्स से आउटक्रॉस की कोशिश की गई और अंततः सफल पाया गया। जैसा कि यूके में हुआ था, 19वीं सदी में अमेरिका में कुत्तों की लड़ाई एक लोकप्रिय शगल बन गई और इस रक्त खेल को आगे बढ़ाने के लिए वुल एंड टेरियर्स को नई दुनिया में आयात किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित कुत्तों की लड़ाई को 1874 के बाद से विभिन्न राज्यों में उत्तरोत्तर गैरकानूनी घोषित किया गया है, जिसकी परिणति 2007 में संघर्षीय कानून द्वारा पशु लड़ाई को अपराध घोषित करने के रूप में हुई। 1890 के दशक में अमेरिकी पिटबुल प्रकार के कुत्तों के प्रजनकों ने अपने कुत्तों को अमेरिकन केनेल क्लब द्वारा मान्यता दिलाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार के कुत्तों की लड़ाई से संबंध होने के कारण क्लब ने इन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति के बाद 1898 में अमेरिकी पिटबुल टेरियर्स के प्रजनकों ने एक प्रतिद्वंदी केनेल क्लब, यूनाइटेड केनेल क्लब की स्थापना की। एक नस्ल रजिस्ट्री होने के अलावा यूनाइटेड केनेल क्लब ने कुत्तों की लड़ाई को भी विनियमित किया। 1930 के दशक में अमेरिकन केनेल क्लब को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। कुत्तों की लड़ाई को बढ़ावा देने की इच्छा न रखते हुए एक विशिष्ट अमेरिकी कुत्ते की नस्ल को मान्यता देने की इच्छा दी थी, जिसके लिए 30 से अधिक वर्षों के नस्ल रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसका समाधान पिटबुल टेरियर्स को एक अलग नाम से मान्यता देने और इन कुत्तों को संगठित लड़ाई में इस्तेमाल करने से रोकना था और 1935 में अमेरिका केनेल क्लब में पिटबुल टेरियर्स को स्टैफोर्डशायर टेरियर्स के रूप में मान्यता दी। स्टैफोर्डशायर बुल टेरियर्स नाम का इस्तेमाल पहली बार ब्रिटेन ने 1930 में वुल एंड टेरियर्स प्रकार के कुत्तों के विज्ञापनों में किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम में 1911 के पशु संरक्षण अधिनियम द्वारा संगठित कुत्तों की लड़ाई को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन वुल एंड टेरियर्स प्रकार के भक्तों ने इन कुत्तों का प्रजनन जारी रखा, मुख्य रूप से इंग्लैंड के ब्लैक कंट्री में। 1930 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड में द केनेल क्लब के साथ इन प्रकार को मान्यता दिलाने के प्रयास किए गए। ये प्रयास 1935 में सफल रहे। ब्रिटिश नस्ल के साथ भ्रम से बचने के लिए 1972 में अमेरिकन केनेल क्लब ने अमेरिकी नस्ल का नाम बदलकर अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर कर दिया। अपराधीकरण के बावजूद पिटबुल प्रकार के कुत्तों का उपयोग करके अवैध लड़ाई संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से जारी रही है। 1990 के दशक में उस देश में अनुमान लगाया गया था कि संगठित लड़ाई में सालाना 1500 कुत्ते मर जाते थे और 2000 के दशक के मध्य तक अनुमान लगाया गया था कि अवैध रक्त खेल में 40,000 से अधिक लोग शामिल थे। पिटबुल प्रकार के कुत्तों का इस्तेमाल आपराधिक संगठनों द्वारा अवैध नशीले पदार्थों की रखवाली करने और नागरिकों, अन्य अपराधियों और पुलिस को डराने और हमला करने के लिए भी किया जाता है। यह प्रकार
अमेरिकी गिरोह संस्कृति में एक स्टेटस सिंबल बन गया। कानून के दूसरी ओर पिटबुल प्रकार के कुत्तों का इस्तेमाल अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा ड्रग डिटेक्शन कुत्तों के रूप में किया गया है। पशु अधिकार समूहों की एक लॉबी है जो पिटबुल को पारिवारिक कुत्तों के रूप में पुनः ब्रांड करने की कोशिश करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही है। पिटबुल प्रकार के कुत्तों के बारे में नकारात्मक धारणाओं का मुकाबला करने के प्रयासों में सैन फ्रांसिस्को सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स और न्यूयॉर्क सिटी सेंटर फॉर एनिमल केयर एंड कंट्रोल दोनों ने इस प्रकार का नाम बदलने का असफल प्रयास किया है। पहचान। अध्ययनों में पाया गया है कि जब कुत्तों के बचाव, गोद लेने और विनियमन में शामिल लोग मिश्रित माता-पिता के कुत्ते की नस्ल की पहचान करते हैं तो यह पहचान हमेशा उस कुत्ते के डीएनए विश्लेषण से मेल नहीं खाती। मिश्रित नस्ल के कुत्तों को अक्सर पिटबुल के रूप में लेबल किया जाता है यदि उसके पास कुछ शारीरिक विशेषताएं होती है, जैसे कि चौकोर आकार का सिर या भारी शरीर। हालांकि अदालतों ने यह भी पाया है कि नस्ल का निर्धारण करते समय वैज्ञानिक सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है और यह कि सामान्य बुद्धि वाला एक कुत्ता मालिक पिटबुल की पहचान कर सकता है। कुत्ते का हमला और मौत का खतरा। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC संयुक्त राज्य अमेरिका की मानवीय सोसाइटी HSUAS और अमेरिकी पशु चिकित्सा संघ AVMA के शोधकर्ताओं के बीच 2000 में की गई एक संयुक्त समीक्षा परियोजना में पाया गया है कि डेटा से संकेत मिलता है कि 1997 और 1998 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव कुत्ते के काटने से संबंधित मौतों में से 67% रॉटवीलर और पिटबुल प्रकार के कुत्तों के कारण हुई थी और इसके बाद यह बेहद असंभव है कि वे उसी अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में कुत्तों के 60% के आसपास कहीं भी जिम्मेदार थे और इस प्रकार मौतों के साथ एक नस्ल विशिष्ट समस्या प्रतीत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1981 और 1992 के बीच कुत्ते के काटने से संबंधित मौतों में से लगभग 1/3 में पिटबुल प्रकार के कुत्तों की पहचान की गई थी। समीक्षा में कहा गया है कि कुत्ते के काटने से संबंधित मौतों पर अध्ययन जो समाचार रिपोर्ट का सर्वेक्षण करके जानकारी एकत्र करते हैं संभावित त्रुटियों के अधीन है क्योंकि कुछ घातक हमलों की रिपोर्ट नहीं की गई हो सकती है। एक अध्ययन में सभी प्रासंगिक समाचार रिपोर्ट्स नहीं मिल सकती है और कुत्ते की नस्ल की गलत पहचान हो सकती है। हालांकि 2000 के बाद CDC ने कुत्ते के काटने पर नज़र रखना बंद कर दिया और 2001 में CDC के बाल रोग विशेषज्ञ और महामारी विज्ञानी जोली गिलक्रिस्ट ने कहा कि CDC ने कुत्तों के काटने के डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया था। इसका एक कारण यह था कि डेटा का सार्थक विश्लेषण करना लगभग असंभव था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह पिटबुल डॉग से संबंधित जो है जानकारी, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।